नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश चंद मीणा आप सभी के सामने आज फिर से एक नया अध्ययन विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी की सभ्यता और कला, कला के विशेष संदर्भ में। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कलायन टुवर्ड्स द आर्ट में एक नए अध्ययन विषय के साथ मैं आज आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। और हमारी जो इस यूट्यूब चैनल पर जो अध्ययन विषय चित्रकला विषय से संबंधित अध्ययन विषयों की यात्रा चल रही है, उसके आप निरंतर सहभागी रहे, उसके लिए आपका आभार। और दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में अपने कला मित्रों तक पहुंचाने का श्रम करें। तो प्रस्तुत अध्ययन विषय के माध्यम से हम जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी कला के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आइए उस पर एक विहंगम दृष्टि प्रस्तुति व्याख्यान के माध्यम से डालते हैं। दोस्तों, विश्व की जितनी भी सभ्यताएं पली बड़ी और जन्मी, वो सभी नदी घाटियों के किनारे पनपी। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पनपी, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला व फरात नदी के किनारे पनपी। ठीक उसी तरह से भारत की यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पली बड़ी और विकसित हुई। इसका जन्म, पल्लवन व संवर्धन सिंधु नदी के किनारे हुआ, अतः इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। कई विद्वान इसे सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी व्याख्यायित करते हैं। तो प्रस्तुत सभ्यता भारतीय सभ्यता का आधार है और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। स्टुअर्ट पिगार्ट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी माना। सिंधु घाटी सभ्यता के जो दो महत्वपूर्ण केंद्र थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उनको स्टुअर्ट पिगार्ट ने दोनों को एक विस्तृत साम्राज्य की एक जुड़वा राजधानी के रूप में माना। सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व के आसपास से माना जाता है, परंतु हमें इसको 2350 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी सिंधु घाटी सभ्यता का समय विद्वानों ने निर्धारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता को हम मृतक पात्रों की सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो मृद भांड थे, जो पात्र थे, उनमें सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह प्राप्त होते हैं। अतः इस सभ्यता को हम मृतक पात्रों की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांसा, तांबा और टिन, इन दो धातुओं से मिलकर के बनता है। यह एक मिश्रित धातु है और इस सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का सर्वाधिक प्रयोग होने के कारण हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग 1400 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग 1400 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम विस्तार लगभग 1600 किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता की नगर योजना में ऊंचाई की ओर और पश्चिम की दिशा की ओर प्रशासनिक वर्ग रहा करता था और नीचे स्थानों पर, जो अपेक्षाकृत नीचे स्थान थे, वहाँ और पूर्व की ओर एक तरह से आम नागरिक रहा करते थे। तो ये इनकी एक नगर योजना थी सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उनकी। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा अर्थात पकाई मिट्टी की ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है और साथ ही यहाँ जो सड़क निर्माण का कार्य या मार्ग निर्माण का कार्य किया गया वह ग्रिड पद्धति में मिलता है। ग्रिड पद्धति मतलब एक रो जो मार्ग हैं वो समानांतर दोनों दिशाओं से आकर के मिलते हैं, काटते हैं एक दूसरे को, तो वो ग्रिड पद्धति है। और दरवाजे, भवनों के जो मुख्य दरवाजे हैं वो सड़क के मुख्य मार्ग पर ना खुल करके पीछे की ओर खुला करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो अध्ययन और अनुशीलन की जो यात्रा है उसको हम उनके विभिन्न जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं उनके संदर्भ में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हम हड़प्पा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर है, उसके बारे में जानते हैं। हड़प्पा का सर्वप्रथम परिचय 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने करवाया और हड़प्पा की खोज 1878 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने की। और हड़प्पा रावी नदी के तट पर अवस्थित है। वह सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कार्य करवाया। हड़प्पा का प्राचीन नाम हरियूपिया रहा और हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर व मुल्तान जिले में अवस्थित है। हड़प्पा से काले या सांवले पाषाण का मूर्ति शिल्प, जिसका आकार 9.2 गुणा 5.8 गुणा 3 सेंटीमीटर है। साथ ही भूरे या लाल रंग का पाषाण खंड प्राप्त होता है जो आवक्स मूर्ति शिल्प है। और हड़प्पा से नगर, अन्नागार, स्नानागार, ठोस पहिए की गाड़ी, मछुआरों के चित्र इत्यादि
साथ ही माँ व जुड़वा बालक का टेराकोटा का मूर्ति शिल्प प्राप्त होता है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। जुड़वा पैरों वाले बैलों की मूर्ति भी हड़प्पा से प्राप्त होती है। एक सींग वाला बैल चित्रित किया गया हड़प्पा में। साथ ही मछली व बैल की आकृतियां सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा में चित्रित की गई। हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख मोहर सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा से प्राप्त होती हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर प्राप्त होती हैं, उनमें से अभिलेखीय मोहर सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा शहर से प्राप्त होती हैं। साथ ही एक सींग वाला बैल भी चित्रित किया गया और मछली व बैल की आकृति सर्वाधिक संख्या में चित्रित की गई। 2 पाषाण खंड प्राप्त होते हैं। एक काले या सांवले पाषाण का जो मूर्ति शिल्प है, उसका आकार 9.2 गुणा 5.8 गुणा 3 सेंटीमीटर है। साथ ही एक भूरे या लाल रंग का पाषाण आवक्स मूर्ति शिल्पी सिंधु घाटी सभ्यता से के हड़प्पा से प्राप्त होता है। इस तरह से ये हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर रहा। इसकी खोज सर्वप्रथम एक तरह से सबसे पहले परिचय 1826 में चार्ल्स मेसन ने करवाया, पर 1878 में जनरल कनिंघम जो भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, उन्होंने सर्वप्रथम इसकी खोज का उनको श्रेय जाता है। साथ ही इसका सर्वप्रथम उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया और हड़प्पा सभ्यता से मानव समाज को परिचय करवाया। हड़प्पा रावी नदी के तट पर अवस्थित है और यह अविभाजित भारत में यह जो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है वो प्राप्त हुआ था। वर्तमान में हड़प्पा जो नगर है, जो केंद्र है, वो पाकिस्तान के लाहौर और मुल्तान जिले के बीच में अवस्थित है। अर्थात भारत के विभाजन के पश्चात यह केंद्र वर्तमान में जो पाकिस्तान है वहाँ चला गया और वहाँ अवस्थित है। इस तरह से जो भारत का यह महत्वपूर्ण नगर था, विभाजन के बाद पाकिस्तान देश में, मतलब विभाजन के पश्चात उस देश के क्षेत्र में चला गया और इस तरह से यह महत्वपूर्ण केंद्र अपना परिचय देता है। अब जो काला पाषाण है या जो सांवले रंग का पाषाण है, उसकी मूर्तियों में सिर व बाहों की जगह छेद हैं, पैर जांघों से टूटे हुए हैं। साथ ही बाजुओं पर बने गोल गहरे निशानों पर शायद मणियाँ इत्यादि जड़ित की गई। यह सामने से दृष्टिगत पुरुषाकार पूर्णतया नग्न है। इसे बड़ी सावधानी से व उन्नत हस्त कौशल के साथ गढ़ा गया। साथ ही शारीरिक उभारों को दिखाने के लिए शिल्प धर्मिता अपनी चरम सीमा तक पहुंची। आकृति के प्रत्येक अंग का जो मांसलपूर्ण सौंदर्य है वो हमें आश्चर्य में डाल देता है। पुष्ट देह, दृढ़ मांसपेशियाँ, कुछ भार निकला पेट गजब की कारीगरी से गढ़ा गया। इस तरह से समूची अग्यष्टि चारों ओर से गोलाई गढ़कर निकाली गई। सम्मुख, पार्श्व व पृष्ठभाग सभी के उभार समुचित उतार चढ़ाव व सही अनुपात में गठित हैं। प्रस्तर की जो सतह है वो लुनाई यानी लावण्य लिए हुए है। साथ ही कहीं भी औजार की कोई जूठन नहीं बची। मतलब कारीगरों ने इतना उत्कृष्ट कार्य किया कि एक तरह से इस उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प को गढ़ करके ऐसा लगता है कि कहीं भी उनकी निपुणता में, उनकी कारीगरी में कोई कमी रही नहीं। बचा हुआ यह आकार ऊंचाई में मात्र 4.25 इंच है, किंतु समूचा प्रभाव विशाल प्रतिमा जैसा है। निसंदेह यह उदाहरण सिंधु सभ्यता के शिल्प आचार्यों के अद्भुत कार्य कौशल का द्योतक है। तो इस तरह से ये जो काले या सांवले पाषाण मूर्ति शिल्प है उसकी ये विशेषताएं रही। जो हड़प्पा से दूसरा महत्वपूर्ण पाषाण खंड प्राप्त होता है, जो भूरे या लाल रंग का आवक्स मूर्ति शिल्प है, वो भी जो पूर्वोक्त जो हमारा काला प्रस्तर का पाषाण शिल्प किया था उसके समान ही लगभग 3.9 इंच ऊंचा है और उसका दाहिना पैर भूमि पर प्राय सीधा टिका हुआ है, जबकि बायां पैर टूटा हुआ है। किंतु दोनों पैरों की स्थिति और धड़ के बाईं ओर के झुकाव से उसकी नृत्य मुद्रा स्पष्ट परिलक्षित होती है। दाहिना पैर भूमि पर कुछ टेढ़ा है और बाईं जंघा के मोड़ से लगता है कि बायां पैर नृत्य की मुद्रा में दाहिनी ओर फेंका गया है। श्री जॉन मार्शल के अनुसार यह मूर्ति अत्यंत सुंदर युवा शरीर वाले पुरुष नर्तक की है, जो निश्चित रूप से नटराज की है, जिसके 2 या 3 सिर रहे होंगे या जानवर का सिर भी रहा हो सकता है। किंतु प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल इनसे अलग विचार रखते हैं, जॉन मार्शल जी से अलग विचार रखते हैं और उनके अनुसार पतली कमर, पृथु श्रेणी, उभरे स्तन तथा शरीर का इकहरापन स्पष्ट करता है कि यह नाचने वाली नटी अर्थात स्त्री की मूर्ति है। इसके शरीर की नृत्यात्मक मुद्राएं तथा शरीर की मृदु मुद्रा, साथ ही कलात्मक आभा सचमुच अलौकिक प्रतीत होती है। यह प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में वर्तमान में
सुरक्षित है। इस तरह से कला की दृष्टि से हड़प्पा के जो निवासी हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, उनका शिल्प इतना उत्कृष्ट कोटि का है कि इनके जो मूर्ति शिल्प हैं वो परवर्ती काल की किसी अत्यंत उन्नत शैली की कृतियाँ प्रतीत होती हैं। कोई भी उन्हें पहली बार देख कर के यह नहीं मानेगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता या इतनी प्राचीन जो कला रही, इतनी प्राचीन कृतियाँ हैं। सच तो यही है कि ये विधिवत किए गए उत्खनन से हड़प्पा से प्राप्त हुए और इस तरह से हड़प्पा की जो कला है वो हड़प्पा संस्कृति को रूपायित करती है, प्रतिबिंबित करती है और जीवंत करती है। हम इन कलाओं के द्वारा देख सकते हैं कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में अपना स्थान रखता है और किस तरह से उसका सांस्कृतिक गौरव उच्चता के शिखर को छूता है, किस तरह से उसका सांस्कृतिक गौरव अक्षुण्ण है। इन कलाकृतियों के माध्यम से आज भी हम उस गौरव से भली-भांति परिचित हो सकते हैं। अब क्रमशः हम सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे महत्वपूर्ण केंद्र मोहनजोदड़ो के बारे में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी ने करवाया। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से बहुतायत में समाधि स्थल प्राप्त हुए। यह वर्तमान में पाकिस्तान के लरखाना जिले में है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का अविभाजित भारत का अंग रहा, जो वर्तमान में पाकिस्तान के लरखाना जिले में अवस्थित है। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल या नृत्यरत युवती की कांसे या धातु की निर्मित प्रतिमा प्राप्त होती है, जिसका आकार 2.5 गुणा 2.5 गुणा 1.4 सेंटीमीटर है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के संग्रह में संग्रहित है और उसकी शोभा बढ़ा रही है। मिश्रित पशु आकार, टेराकोटा का घोड़े की आकृति, विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली मूर्तियाँ, अन्नागार जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ जो टेराकोटा अर्थात पकी मिट्टी से तैयार हुई 22 गुणा 8 गुणा 5 सेंटीमीटर आकार की है, जो साथ ही तीर, भाले, कुल्हाड़ी, छेने, उस्तरे, समाधि स्थल, तालाब, स्नानागार, 2 मंजिले मकान, सूती कपड़े के टुकड़े, करघे, आभूषणों में ज्यामितीय अलंकरण प्राप्त होते हैं, आधुनिक आभूषणों के ही समान हैं। साथ ही वर्गाकार मोहर हैं जिनमें पशुपतिनाथ की मोहर जो महत्वपूर्ण है। साथ ही लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से 2500 के लगभग मोहर प्राप्त हुई। उनमें से 1200 मोहर लगभग अकेले मोहनजोदड़ो शहर से प्राप्त हुई, जो संख्या में सर्वाधिक हैं। पर साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर हड़प्पा शहर से प्राप्त होती हैं। यहाँ की लिपि में अंग्रेजी के यू आकार के अक्षर का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। साथ ही लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है उसको दाएं से बाएं लिखा गया और सर्वाधिक लिपियों में अंग्रेजी के यू आकार का प्रयोग किया गया। यहाँ की लिपि चित्रात्मक रही थी, जिसको गोमुद्रिका लिपि भी कहा जाता है। यहाँ के लोग सोने, चांदी, तांबा, पीतल और कांसा इत्यादि धातुओं का ज्ञान रखते थे, परंतु यह भी एक आश्चर्य का विषय है कि इन महत्वपूर्ण धातुओं का ज्ञान होने के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे उनको लोहे का जो धातु है, लोह धातु, उसका ज्ञान नहीं था। मोहनजोदड़ो से मिले जो मूर्ति शिल्प हैं उनके लगभग 1.5 दर्जन उदाहरण भी कई रोचक आकृतियां प्रदर्शित करते हैं। श्वेत पाषाण का बना एक पुरुष मस्तक लगभग 7 इंच ऊंचा है, जो पर्याप्त सुरक्षित व अध्ययन का नमूना होने के कारण एक विशेष है। इसके अंडाकार चेहरे में नुकीली नाक, धनुषाकार भौहें, उभरे गाल, स्मृति युक्त जूड़े, पतले होठ स्त्री जैसे अथवा किशोर युवा के धोतक हैं। ऊपरी होठ साफ है किंतु समानांतर महीन रेखाओं से कटी हुई दाढ़ी बनाई गई। उसका नैसर्गिक आकार शिल्पी बचा गया। साथ ही इसी प्रकार के 2 अन्य सफ़ेद पत्थर से ही निर्मित मस्तक मिले हैं, जिनमें एक 5.5 इंच और दूसरा 7 इंच ऊंचा है। उपर्युक्त मस्तक की तुलना में इनमें निम्न विशेषताएं मिलती हैं, जैसे सीपी जैसे कान, सिर के बाल जूड़े में बंधे हुए, साथ ही आँखों में पच्चीकारी या सीपियों का जड़ाऊ काम इत्यादि। दोनों ही शायद स्त्री मस्तक हैं। प्राय 16.5 फीट ऊंचा एक गिया पत्थर की आकृति है, जो एक पुरुष का अंकन किया गया, जिसमें वह पुरुष आकृति उकड़ू अवस्था में बैठी हुई है।
हाथ घुटनों पर रखे हुए हैं और आकृति का यह नमूना बहुत कुछ पुरोहित जैसा ही बना है। एक अन्य आकृति में गिया पत्थर की जो आकृति है, जो 11.5 फीट ऊंची है और अन्य मूर्त लगभग ऐसी ही आसन में, मतलब पुरोहित जैसे ही आसन में बैठी है, जिसका दुर्भाग्यवश सिर शेष नहीं है, जिसमें लुंगी की भांति बंधी धोती से कमर के नीचे का जो भाग है वो उससे ढका हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक भूरे पाषाण का पुरुष शीर्ष जो अब वहाँ के स्थानीय संग्रहालय में है, वह कुछ अलग विशेषता प्रस्तुत करता है। ऊंचाई में वह 6 इंच से कुछ कम है, किंतु यथार्थता उसमें बहुत अधिक है, जो शायद पुरोहित जैसी आकृति का अवशिष्ट भाग प्रतीत होता है। कुछ प्रस्तर खंड पशु आकृतियों का अंकन करते हैं। चूने पत्थर का एक नमूना, जिसका शरीर मेंढे का व माथा सूंडदार हाथी का है, वह संयुक्त पशु आकार मोहरों पर उत्कीर्ण रूपों में अतुलनीय है। गिया पत्थर में बना नन्हे आकार का एक बैल पशु आकार के शिल्पगत सजीव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत कलात्मक व प्रशंसनीय है। पत्थर का एक और बैल भी मिला है। दोनों बैलों के नमूने श्री मैके के द्वारा की गई उत्तरवर्ती खुदाई में प्राप्त हुए। मतलब जो बाद की खुदाई थी, श्री मैके के नेतृत्व में जो बाद की खुदाई की गई, उसमें ये दोनों नमूने, जो बैलों के नमूने हैं, वो प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से जो पत्थर का एक बैल प्राप्त होता है, उसका आकार 2.5 गुणा 2.5 गुणा 1.4 सेंटीमीटर आकार का है और जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से ही टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी का एक घोड़ा बना हुआ, उस घोड़े का शिल्प बना हुआ, उसकी आकृति प्राप्त होती है। साथ ही एक गिया पत्थर का एक गोल फलक प्राप्त होता है, जो अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो के व्यवस्थित उत्खनन से प्रस्तर मूर्ति के उदाहरण कुछ संख्या में अधिक मिले हैं हड़प्पा की तुलना में। हड़प्पा से प्राप्त आकृतियों की तुलना इनसे किए जाने पर यह बात और स्पष्ट होती है कि ये सभी आपस में संबंधित कला शैली की कृतियां हैं। भले ही दोनों स्थान एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हों, पर्याप्त दूरी पर रहें, पर एक ही सभ्यता की ये एक तरह से कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ये कलाकृतियाँ एक ही सभ्यता को उजागर करने का, एक ही सभ्यता की कड़ी हैं ये दोनों केंद्र। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के संदर्भ में यह भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका सबसे बड़ा शहर और सबसे आधुनिक शहर मोहनजोदड़ो माना जाता है। सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक शहर मोहनजोदड़ो माना जाता है। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों केंद्रों की कलाकृतियाँ और उनके उत्खनन की बारीकियों को जानने के बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य केंद्रों का संक्षिप्त परिचय करना चाहेंगे। और आइए क्रम से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आग्रह है कि आप प्रस्तुत जो हमारा अध्ययन विषय है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, उसका आनंद ले रहे होंगे। तो अब हम क्रम से जो तीसरे महत्वपूर्ण शहर है लोथल के बारे में जानने और समझने का प्रयास करते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। लोथल यह स्थान गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे यह स्थान वर्तमान में स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसकी खोज श्री यज्ञदत्त शर्मा ने कि यह स्थल सतलज नदी के किनारे है। मानव के साथ कुत्तों के शव को दफनाया गया। लोथल में मानव के साथ कुत्तों के शव को दफनाया गया। यहाँ एक युगल का सावधान करने का यहाँ प्रमाण प्राप्त होता है। मतलब स्त्री और पुरुष को एक साथ सावधान करने की प्रक्रिया का प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त होता है। मतलब स्त्री और पुरुष का एक साथ सावधान करने की प्रक्रिया यहाँ संपन्न हुई थी। मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का प्रमाण भी यहीं से प्राप्त होता है। लोथल से ही हाथी दांत के अवशेष प्राप्त होते हैं और यहीं से बंदरगाह, लोथल एक बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है। पूजा की वेदी और बटनशील, जो आधुनिक की सील हैं उसी की तरह बटनशील, हाथी दांत के अवशेष, चित्रित जार यानी पात्र और फारस की मोहर, नौकाओं के अंकन का साक्ष्य यहाँ से लोथल से प्राप्त होता है। साथ ही आटा पीसने की चक्की, दिशा मापक यंत्र, तांबे का कुत्ता और तांबे का हंस पक्षी, बैल, खरगोश की आकृतियाँ भी लोथल से प्राप्त होती हैं। घोड़े के साक्ष्य सुरकोटड़ा से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा, जिनकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको इंगित की कि किस तरह से युगल का सावधान करने की प्रक्रिया यहाँ संपन्न हुई, कुत्तों के साथ मानव के शव को दफनाया गया और हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए। ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था लोथल। पूजा की वेदी, बटनशील, हाथी दांत के अवशेष,
चित्रित जार, फारस की मोहर, नौकाओं का अंकन के साक्ष्य यहाँ प्राप्त होते हैं। साथ ही आटा पीसने की चक्की, दिशा मापक यंत्र, तांबे का कुत्ता और तांबे का हंस पक्षी यहाँ से कलाकृतियों के अवशेष के रूप में प्राप्त होते हैं। यहाँ उत्खनन से बैल, खरगोश की आकृतियाँ भी यहाँ से प्राप्त होती हैं। एक सिंधु घाटी सभ्यता का सुरकोटड़ा भी एक जगह थी, केंद्र रहा है, वहाँ से घोड़े के साक्ष्य के प्रमाण भी प्राप्त हुए। अब क्रम से हम आगे बढ़ते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण केंद्र कालीबंगा को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में वर्तमान में कालीबंगा का केंद्र अवस्थित है। वी लाल और श्रीमान बी.के. थापर ने कालीबंगा की सभ्यता की खोज की। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के अवशेष, शिवलिंग, ऊँट की हड्डी, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर, अलंकृत ईंट, चना और सरसों की फसल, लकड़ी का हल और लकड़ी का पहिया इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुए। तो इस तरह से कालीबंगा के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में अपना महत्व रखते हैं और यहाँ से एक तरह से अलग ही तरह के अवशेष, जुते हुए खेतों के अवशेष इत्यादि एक अलग ही विशेषताओं के अवशेष या प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता को एक तरह से रहस्योद्घाटित करते हैं। अब चांदहड़ो, यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। यहाँ से मेकअप का सामान प्राप्त हुआ। यह सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में मनके का कारखाना यहाँ से प्राप्त हुआ, अर्थात जो एक तरह से जो मोती हैं उनमें छेद करके जो माला बनाई जाती है, उसका कारखाना यहाँ से, मनके का बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त हुआ चांदहड़ों से। लिपस्टिक का उपयोग के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए। कंघी का अवशेष, बिल्ली का पीछा करता कुत्ता, वक्राकार ईंट इत्यादि कला अवशेष हमको चांदहड़ों, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र चांदहड़ों से प्राप्त होते हैं। M.K. मजूमदार ने इस जो चांदहड़ों की सभ्यता है उसकी खोज 1931 ईस्वी में की और यह सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अध्ययन विषय की यात्रा को अनवरत आगे जारी रखते हुए जो महत्वपूर्ण केंद्र है धोलावीरा, उसके बारे में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। यह कच्छ, गुजरात में घग्गर नदी के किनारे स्थित है यह शहर, और J.P. जोशी ने 1960 ईस्वी में धोलावीरा के जो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र है उसकी खोज की। यहाँ भवन निर्माण में चट्टानों का प्रयोग, जल संचयन की उन्नत जल प्रबंधन की प्रणाली, त्रिस्तरीय नगर योजना, घोड़े के शिल्प और साथ ही बैलों की जोड़ी यहाँ से कला के प्रमाण के रूप में प्राप्त होती है। धोलावीरा भी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब एक तरह से जो अगला केंद्र जो महत्वपूर्ण है वो राखीगढ़ी है, जो हाल ही में विगत 20 वर्षों के आसपास से ही इसके उत्खनन का कार्य किया गया, इसे खोजा गया और ये एक तरह से इसकी जो खुदाई में यह अब तक का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र मिलता है, जो वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में अवस्थित है। यह स्थल 1997 ईस्वी से 2000 ईस्वी के बीच में श्री अमरेंद्र नाथ के द्वारा खोजा गया। यहाँ से टेराकोटा के पहिए, खिलौने, मूर्ति या मिट्टी के बर्तन इत्यादि प्राप्त होते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का सबसे बड़ा केंद्र है जो अब तक का खोजा गया। यहाँ से शवों के अवशेष, हथियार इत्यादि प्राप्त होते हैं। यहाँ की समाधि स्थलों से हथियारों सहित योद्धाओं की समाधि प्राप्त होती है, उनके DNA की भी जांच की गई। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का राखीगढ़ी एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में आज हम सबके सामने उजागर होता है और यह अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर और आधुनिक शहर है, पर सबसे बड़ा केंद्र राखीगढ़ी हिसार है। क्रम से हमें अपने विमर्श को गति देते हुए आगे बढ़ते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अन्य केंद्रों के बारे में संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं। इन पूर्वोक्त केंद्रों के अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीरपुर, यह केंद्र मेरठ के उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी खोज 1958 ईस्वी में जगदीश शर्मा ने की। यहाँ से कपड़े के प्रमाण या अवशेष
प्राप्त होते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता में कपड़े के अस्तित्व के प्रमाण को उजागर करते हैं, स्पष्ट करते हैं। साथ ही सुतकंगदोर, यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है, जिसकी खोज 1927 ईस्वी में R.L. स्टैन ने की। यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में अवस्थित है। हड़प्पा व बेबीलोन का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र रहा। जो सुतकंगदोर है, यह एक तरह से एक बंदरगाह था, जो हड़प्पा और जो बेबीलोन की सभ्यता है उनके बीच का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अब जो पाकिस्तान में वर्तमान में कराची बंदरगाह है, वो तत्कालिक सुतकंगदोर जो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था वो ये रहा है। मिस्र की मम्मी का मॉडल गुजरात से प्राप्त होता है। मिस्र की मम्मी से समानता रखने वाला एक मॉडल, एक प्रादर्श गुजरात से प्राप्त हुआ, जो सिंधु घाटी सभ्यता का उदाहरण है, सिंधु घाटी सभ्यता के कलात्मक अवशेषों का उदाहरण है। कोट दीजी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ से अलंकृत खंबा व पत्थर के तीरों के अवशेष प्राप्त हुए। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो कोट दीजी भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर रहा और वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कलात्मक अवशेष प्राप्त हुए। साथ ही पाकिस्तान के नौसारो से, जो बलूचिस्तान प्रदेश में स्थित है, नौसारो जो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा, वहाँ से सिंदूर के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो सिंदूर, जो सिंदूरी रंग है, जो सिंदूर है, उसके पिगमेंट्स, उसके अवशेष हमें पाकिस्तान के नौसारों से प्राप्त होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सिंदूर के जो अवशेष हैं वो पाकिस्तान के नौसारों, जो एक सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा, वहाँ से प्राप्त होते हैं। अब हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन और अनुशीलन उसके महत्वपूर्ण केंद्रों के संदर्भ में किया। हमने उन महत्वपूर्ण केंद्र के खोजकर्ताओं को जाना और समझा। साथ ही उन महत्वपूर्ण केंद्रों के कलात्मक अवशेषों से आप सभी का परिचय हुआ और आशा करता हूँ आप सभी इससे अवश्य लाभान्वित रहे होंगे। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के जो कारण रहे, इतनी महत्वपूर्ण सभ्यता किस तरह से नष्ट हो गई, इसका पतन का मुख्य कारण क्या रहे, किस तरह से यह सभ्यता काल के गाल में समा गई, तो उन सब के सूक्ष्म और महत्वपूर्ण कारणों को सूक्ष्मता से और बारीकी से जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग धारणाएं हैं जो सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के कारणों को इंगित करती हैं। उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण धारणाएं हैं, उन सब का परिचय आप सबके सामने आज मैं करवाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहला जो अमलानंद घोष जी हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण नदी मार्ग में परिवर्तन मानते हैं। वो मानते हैं कि सिंधु जो नदी है उसने अपने मार्ग का परिवर्तन कर लिया, जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, जिससे कि वहाँ के लोग पलायन कर गए वहाँ से, और इस तरह से सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका पलायन हो गया, मार्ग परिवर्तन, नदी के मार्ग में परिवर्तन होने के कारण। विद्वान T.H. लैम्ब्रिक जनसंख्या वृद्धि को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। जॉन मार्शल प्रशासनिक लापरवाही को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का महत्वपूर्ण कारक स्वीकार करते हैं। उसी तरह से मरिमर व्हीलर, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके इत्यादि आर्यों का आक्रमण भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के जो मूल निवासी हैं उनका वहाँ से पलायन हो गया, जिससे फलतः सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। उसी तरह से S.R. राव और जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके एक और महत्वपूर्ण कारक बाढ़ को मानते हैं, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के जो नरकंकाल हैं उनमें मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो मलेरिया को भी एक कारण माना गया, एक कारक माना गया, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। साथ ही विद्वान अमलानंद घोष और R.L. स्टाइन जलवायु परिवर्तन को भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक महत्वपूर्ण कारक स्वीकार करते हैं और वो मानते हैं। इसके साथ विद्वान जॉर्ज डेल्स भूगर्भिक हलचल को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। इस तरह से आपने जाना और समझा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के जो मत हैं वो अलग अलग हैं। विद्वानों ने अलग अलग विचारों के आधार पर, अलग अलग मान्यताओं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग पतन के अलग अलग कारक स्वीकार किए। एक ही विद्वानों ने 2-3 कारण गिनाए जिनकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ।
तो इस तरह से किसी एक महत्वपूर्ण कारक ना होकर के अलग-अलग कारकों ने मिलकर के सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को सुनिश्चित किया। किस तरह से एक भव्य सभ्यता काल के गाल में समा गई, किस तरह जो मानव जाति के लिए दुखद रहा। इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण कारक हैं, विभिन्न केंद्रों के संदर्भ में उनकी कलात्मक विशेषताएँ हैं, उनकी कलात्मक अवशेष हैं, उनके बारे में जानने और समझने का आपको अवसर प्राप्त हुआ होगा। आप प्रस्तुत ई व्याख्यान से अवश्य लाभान्वित रहे होंगे। अब क्रमशः हम आगे बढ़ते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के कलात्मक अवशेषों पर एक दृष्टि डालते हैं। किस तरह से ये मातृदेवी की मृण मूर्ति है, टेराकोटा की पक्की मिट्टी की, ये हड़प्पा से प्राप्त भग्न धड़ है, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि किस तरह से अलग-अलग हिस्सों को जो बाजुओं पर छेद हैं, उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि अंगों को अलग-अलग तैयार किया गया और उनको फिर जोड़ा गया एक साथ। ये मोहनजोदड़ो से पुरोहित की जो प्रतिमा प्राप्त होती है, उसका कलात्मक अवशेष है, जो आपको सामने पर इसमें दाढ़ी, इसकी यथार्थवादिता, अलंकरण, शोल किस तरह से ओढ़ रखा है, उसमें अलंकरण बने हैं, वो सब आपको द्रष्टव्य है। सिर पर तिलक की भी आकृति एक तरह से दिखाई देती है। ये उसी तरह से एक धड़ है, जो एक तरह से जो नर्तक का धड़ माना जाता है, जिसका दाहिना पैर भूमि पर सीधा टिका हुआ है और बायाँ पैर नृत्य की मुद्रा में दाहिनी ओर फेंका गया है। तो किस तरह इसके भी गले में छेद है, तो जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अलग-अलग अंगों को अलग-अलग तैयार करके एक साथ उनको जोड़ने करके पूरी आकृति का स्वरूप, एक मूर्ति का स्वरूप प्रदान किया गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर हैं टेराकोटा की, जिनमें आप लिपियाँ भी सिंधु घाटी सभ्यता की देख सकते हो। यू आकार का प्रयोग देख सकते हो। सूर्य का ये जो चक्र दिखाई दे रहा है, वो सूर्य के बारे में स्थिति को दर्शाता है। किस तरह सिंधु घाटी प्रस्तुत वृषभ के आकार को आप देखते हो, तो कितनी यथार्थवादी ढंग से वृषभ को सर्जित किया है सिंधु घाटी सभ्यता के कलाकारों ने। ये बैलगाड़ी का जीवंत दृश्य है, तो उनकी कृषि प्रधान सभ्यता का एक तरह से जीवंत प्रदर्शन करता है, ये उनको व्याख्यायित करता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना है, जो हड़प्पा शहर है उसकी नगर योजना को किस तरह से स्पष्ट किया गया है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता एक महत्वपूर्ण केंद्र रही। मोहनजोदड़ो से जो मार्ग प्राप्त हुए, उनमें प्रकाश के लिए प्रकाश स्तंभ मिलते हैं, जो एक तरह से उस उन्नत सभ्यता मार्ग के दोनों ओर नालियाँ प्राप्त होती हैं, जो उस उन्नत सभ्यता का हम सबसे परिचय करवाती हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस संक्षिप्त मगर गंभीर जानकारी से अवश्य लाभान्वित रहे होंगे और सिंधु घाटी सभ्यता का आपने एक नवीन दृष्टि से अन्वेषण किया होगा। और इस ई व्याख्यान की यात्रा से आप जब गुजरे हो, तो आपने एक सिंधु घाटी सभ्यता को एक नवीन दृष्टि से समझने का और जानने का प्रयास किया होगा, आपको अवसर प्राप्त हुआ होगा। आप किंचित भी इस ई व्याख्यान से लाभान्वित रहे हो, तो वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही मैं आशा करता हूँ कि आप सभी आपके अपने अमूल्य सुझाव मुझे आपके अपने यूट्यूब चैनल कलायन टुवर्ड्स द आर्ट में कमेंट्स बॉक्स में दे कर के ज़रूर सुझाव दें, जिससे कि आने वाले ये व्याख्यानों में हम उसका समावेश कर सकें और आपकी जिज्ञासाओं का शमन कर सकें। दोस्तों, मैं फिर आग्रह करूँगा कि आप आपके अपने यूट्यूब चैनल कलायन टुवर्ड्स द आर्ट डॉक्टर रमेश चंद्र मीणा का जो चैनल है, उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने में अपनी सहभागिता दें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आने वाले ई व्याख्यानों से आप जुड़े रहें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, आपको हार्दिक धन्यवाद, और एक बार फिर से अगले ई व्याख्यान में आपसे एक सुखद मुलाकात की आशा करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएँ एवं शुभ दिवस। धन्यवाद।